वैलेंटाइन डे और बगावत। उस दिन जब मैं मिसिस अंजलि के दूधिया पांव के पसीने की गंध अपने होठों से साफ करके अपने फ्लैट पर आया तो मेरे दिमाग में वैलेंटाइन डे की घंटी बज रही थी। क्योंकि मैं गांव से शहर इसी साल आया था तो इस डे का महत्व मैं नहीं जानता था कि आखिर ये वैलेंटाइन डे इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसके लिए मिसिस अंजलि जैसी करोड़पति महिला भी उत्सुकता दिखा रही है। खैर, मैंने मन ही मन सोचा जब लवी मिलेगी तो उससे इसके बारे में पूछूंगा। ये सोचते हुए मैं अपने जेहन को मिसिस अंजलि के पांव के पसीने की गंध से आजाद करने के लिए नीचे उतरकर कैंपस की ठंडी हवा में आ गया। जब से मैं संजू और बंटी के मकड़ जाल में फंसा था तब से मैं अपने दूर के रिश्तेदार ब्रिजलाल के यहाँ जाने लगा था। वहाँ कविता और रवि के साथ मेरा वक्त थोड़ा बहुत सुकून से बीत जाता और कभी कभी वहाँ लवी भी मिल जाती और आंखों ही आंखों में हम ढेरों बातें कर लेते। मैं आज भी वहाँ उनके छोटे से क्वार्टर में पहुंच गया। ब्रिज काका और चाची वहाँ थे। मैं राम गुहार करके बैठ गया। काका गांव का जिक्र ले बैठे और चाची चाय बना लाई। चाय पीते हुए मैंने पूछा, कविता और रवि नहीं दिखाई दे रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो अपने जिला के डिप्टी कलेक्टर है ना, यहीं बी ब्लॉक में रहते हैं। उनकी लड़की आई थी, उन्हीं के साथ गई है कविता। बेचारी बहुत भली लड़की है, कह रही थी कविता को कथक वाला नाच सिखा देगी। कोई मास्टरनी उसकी पहचान की है, बहुत भली लड़की है। काका ने बताया तो मेरे होठों में शब्द घुटे, संजू। और चाची ने उसी वक्त कहा, और ये बागड़ बिल्ला रवि यही कहीं बाहर खेल रहा होगा बड़े घरन के लड़कन संग। संजू ने एक दिन मेरे होठों को चूमने के बाद बताया था उसके पापा मेरे जिला के प्रोन्नति होकर एडीएम बन गए हैं। मगर काका ने जब कहा हमारे जिले के डिप्टी कलेक्टर की लड़की के साथ कविता कहीं कथक सीखने की क्लास में गई है तो मैंने अंदाजा लगाया वो लड़की संजू रही होगी। संजू अचानक कविता पर क्यों मेहरबान हो रही थी? मेरे दिमाग में घंटियां बज उठी और मैं काका और चाची को नमस्ते कहकर वहां से बाहर आ गया। अब मैं तुरंत संजू से मिलना चाहता था। जब हाफती सांसों के साथ मैं संजू के फ्लैट पर पहुंचा तो वहां डोर को लॉक पाया। संजू शायद कविता को बंटी के फ्लैट पर ले गई होगी। सोचते ही मेरा मन आशंका से लरज उठा। तीसरी कॉल बेल पर दरवाजा खुला। दरवाजा बंटी ने खोला था। उसकी देह और बालों में पानी की बूंदें क्रीड़ा कर रही थी। क्यों घंटी बजाए जा रहे हो? बंटी अपने बालों का पानी गुलाबी तौलिए में जज्ब करते हुए बोली। संजू कहाँ है बंटी? मेरी बात सुनकर बंटी होठ दबाकर मुस्कुराई और फिर बिना कुछ कहे वापस मुड़कर कमरे के मध्य में आ गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ बंटी। मैं भी अब कमरे के मध्य में आ चुका था। ठीक ही कहा है किसी ने, इंसान के सामने कितनी ही खूबसूरत लड़की खड़ी हो पर वो याद अपने पहले प्यार को ही करता है। बंटी बेड पर टॉवेल फेंकते हुए बोली। बंटी, मैं इस वक्त मजाक के मूड में हरगिज नहीं हूँ। मैंने बंटी को कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। कुणाल, यूं कमीज के ऊपर से टच करने से मूड नहीं बनता। वेट, मैं कमीज उतारती हूँ, कहकर बंटी हंस पड़ी। बंटी को यूं हंसता देखकर मैं तिलमिला कर रह गया, पर मैं जानता था मेरी ये तिलमिलाहट बंटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हम दोनों भले ही विधायक निवास में रहते थे पर बंटी एक विधायक की बेटी थी और मैं एक विधायक के नौकर का बेटा। हमारी हैसियत का ये फर्क जमीन आसमान का फर्क था और इस फर्क को खत्म कर पाना नामुमकिन था। अपनी विवशता से विवश होकर मैंने कहा, बंटी प्लीज बता दो संजू कहाँ है और वो अपने साथ कविता को क्यों ले गई है? बता दूंगी पर ऐसे नहीं। फिर कैसे? आजकल तुम संजू और मिसिस अंजलि में ऐसे डूबे हो कि हमें भूल ही गए हो। कहते हुए बंटी ने झटके से अपनी कमीज उतार दी। उसके पुष्ट और ठोस तन ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी में भी चमक रहे और उनकी चमक ने मुझे अपनी ओर वैसे ही खींच लिया जैसे कांटे में फंसा आटा मछली को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन बंटी ने जो ही कहा कि कविता मिसिस रंजना को पसंद आ गई है, मेरा हाथ हवा में लहराया और चटाक की आवाज के साथ बंटी के गाल से टकराया। बंटी, जिसने अभी अभी मुझसे जिस्मानी सुख हासिल किया था, वो अपने नंगे जिस्म के साथ फर्श पर जा गिरी। थप्पड़ की गूंज के बाद कमरे में अजब सा सन्नाटा पसर गया। एक इतने बड़े बाप की लड़की को मैं थप्पड़ मार सकता हूँ, सोचकर मेरी सांसें असंयत हो गई थी। कुछ देर फर्श पर पड़े रहने के बाद बंटी ने मेरी ओर जलती निगाहों से देखा, पीड़ा और अपमान के क्रोध से जलती आंखें। यू शेड्यूल कास्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझ पर हाथ उठाया? बंटी के होठों से मानो शब्द नहीं अंगारे निकल रहे थे। और तुम अभी अभी इसी शेड्यूल कास्ट से अपना जिस्म दबाकर ऊ आ करके खुश हो रही थी। यू बास्टर्ड, गेट आउट फ्रॉम हियर, बंटी दहाड़ती हुई बोली। और मैंने उस वक्त वहां से जाना ही ठीक समझा। मैं भले ही शेड्यूल कास्ट था, चमार था, पर मूर्ख नहीं। मैं बंटी की सामर्थ्य और ताकत जानता था और उसका गुस्सा मुझे किसी न किसी मुसीबत में ढकेल सकता था।
आप स्वार्थी हो कुणाल भाई, कविता बड़े ही रूखेपन से कह रही थी। जब आप बड़े घर के लोगों से दोस्ती कर रहे थे तो सब ठीक था, पर अब जब कलेक्टर की लड़की मेरी दोस्त बन गई है तो आपको जलन हो रही है। जब कविता ने अपनी बात खत्म की तब मैं उसकी बात सुनकर उसके लिए बेहद चिंतित हो उठा। ये जलन नहीं है कविता, तुम समझ नहीं रही हो, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे समझाऊं। भाई समझ तो आप नहीं रहे हैं। अब जबकि संजू दीदी मुझे कथक सीखने में मदद करना चाहती है तो इससे आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कविता, जो तुम्हें कथक सिखाने में संजू तुम्हारी मदद कर रही है। मतलब आपको मेरा संजू से मिलना जुलना पसंद नहीं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। और जो आप संजू से मिलते जुलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो बंटी से भी मिलते हैं। ये तुम नहीं समझोगी कविता। अच्छा, मैं ये नहीं समझूंगी, पर मैं ये समझती हूँ भाई कि आप चाहते हैं सिर्फ आप ही बड़े आदमी बने, बड़े आदमियों से दोस्ती करें और हम ऐसे ही झोपड़ी में पड़े रहें। आपको तो विधायक निवास में रहने का इतना घमंड आ गया कि हमें एक बार भी अपने वहां नहीं बुलाया, और अब जबकि संजू दीदी मुझे अपने घर ले जाती है तो आपको जलन हो रही है। ये जलन नहीं है कविता, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ना भाई, आप हमारा भला नहीं सोच रहे, बल्कि बड़े लोगों की दोस्ती से जल रहे हैं। सॉरी भाई, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे संजू दीदी के साथ कथक टीचर के पास जाना है, बाय। मैंने कविता को रोकना चाहा, पर वो तीर की तरह निकल चुकी थी और मैं वहां बुत बना खड़ा रहा। मैंने फैसला किया था मैं संजू से बात करूंगा, और अगर वो कविता को किसी गलत राह पर डालना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगा, कैसे भी, किसी भी तरीके से। मैं संजू से मिन्नत करूंगा कि वो मासूम कविता का जीवन बर्बाद ना करे। मैंने संजू से बात की कविता के बारे में। मेरी बात सुनकर वो संजीदा होकर बोली, कुणाल बेफिक्र रहो, मैं अब इतनी भी बुरी नहीं, मैं तो बस उसकी कथक सीखने की इच्छा को पूरी कर रही हूँ। संजू की बात सुनकर मैं थोड़ा मुतमईन होकर जब जाने लगा तो संजू पीछे से बोली, याद रखना कुणाल, मिसिस अंजलि ने तुम्हें वैलेंटाइन डे के लिए बुक कर लिया है। ठीक है, मैंने बिना मुड़े और बिना रुके हुए कहा। फ्लैट पर पहुंचकर मैंने लवी को फोन किया। विधायक निवास में लगे सरकारी टेलीफोन से फोन लगभग ना के बराबर करता था, पर आज मेरे जेहन की बेचैनी अपनी हद लांघ रही थी। आज मैं खुद को अपराधी समझ रहा था, एक ऐसा अपराधी जो अपना जीवन बर्बाद करके अपनी कजिन का जीवन बर्बाद करने जा रहा था। कविता बचपन की डेहरी लांघ रही थी। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ रही थी उसकी खूबसूरती भी बढ़ रही थी। उसका शरीर उसे 14 साल में ही जवान बना देने को बेताब था। बंटी और संजू दोनों ही शातिर लड़कियां थी जिन्होंने मुझे अपने जाल में फंसाकर मिसिस अंजलि का गुलाम बना दिया था। मिसिस अंजलि अपने इस गुलाम से दैहिक आनंद की प्राप्ति करके उसकी ओर नोटों के कुछ बंडल फेंक दिया करती थी। संजू और बंटी वैसे तो बड़े पैसे वाले घरों से ताल्लुक रखती थी, पर वो मिसिस रंजना की जर खरीद गुलाम थी, जिन्हें मिसिस रंजना कई बड़े अमीर लोगों के बिस्तर पर भेजती थी और उसके बदले उन्हें नोटों के कुछ बंडल देती थी। इन रुपयों से बंटी और संजू अक्सर पार्टी मनाया करती थी। मिसिस रंजना के बारे में मैंने जो अंदाजा लगाया वो ये था कि वो लोगों की जिस्मानी भूख शांत करने का कारोबार करती थी। मिसिस रंजना औरतखोर मर्दों के लिए खूबसूरत लड़कियों का बंदोबस्त करती और मर्दखोर औरतों के लिए हैंडसम लड़कों का, और उसकी उन्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलती। मिसिस अंजलि एक बेहद खूबसूरत मर्दखोर औरत थी जिन्हें मैं पसंद आ गया था। वैसे तो मिसिस अंजलि शादीशुदा थी और उनका पति किसी बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट था, पर अपने पति की गैर मौजूदगी में बिस्तर पर मेरे साथ बेहद कामुक कलाई किया करती थी। वैसे तो वो उम्र में काफी बड़ी थी, पर मैंने कई बार उन्हें बिस्तर पर बंटी और संजू से भी ज्यादा सेक्सी पाया। उसकी एक 8-10 साल की बेटी भी थी, लेकिन वो इन सब से बेपरवाह अपने जिस्म की सुंदरता और पैसे के घमंड के कारण सिर्फ और सिर्फ अपने यौन सुख में बुरी तरह लिप्त थी। और इसी सुंदर, आकर्षक, सेक्सी और कामुक महिला ने 2 दिन बाद आने वाले वैलेंटाइन डे पर अपने इस गुलाम के साथ रंगरेलियां मनाने का प्लान बनाया। पर इस वक्त मुझे अपनी नहीं बल्कि कविता की चिंता थी, और इसी चिंता की वजह से मैंने लवी को फोन किया। लेकिन दूसरी तरफ से किसी पुरुष ने फोन उठाया और उनकी आवाज सुनते ही न जाने क्यों मुझे लगा मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। उन्होंने रौबदार आवाज में पूछा, कौन बोल रहे हो, किससे बात करनी है? लवी से बात करनी है, मैंने सहमे हुए कहा। कौन लवी? लुबना, मैं हकलाया। वो घर में नहीं है कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। मैंने अंदाजा लगाया शायद लवी इस वक्त अपनी पेंटिंग वर्कशॉप वाले फ्लैट पर गई होगी और मैं तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। फ्लैट का दरवाजा बंद था। लवी के ना मिल पाने की वजह से मैं बेचैन हो उठा, और जब ढलती शाम के साथ मैं फ्लैट पर वापस आया तो बेचैनी फर्श पर पड़े स्वीट 16 के लिखे हुए खत ने खत्म कर दी।